मैं फ़हीम खान एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है। परंतु बेटा, जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी या हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं पता था, तो हमारे इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि जो वैदिक सभ्यता है वह सबसे प्राचीन सभ्यता थी। परंतु 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में जब इस सभ्यता की खोज की गई तो पता चला हड़प्पा सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। तो आइए नोट कर लेते हैं इस बात को। जो हड़प्पा सभ्यता है ये भारत की सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है। याद रखना बेटा, ये नगरीय सभ्यता है। अच्छा, एक बात और, नगर का क्या मतलब और गांव का, खैर हम इसका जिक्र और भी आगे करेंगे, मगर बेटा इसके पहले यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले एक पॉइंट और जान लेना यहीं पर। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता से पहले वैदिक सभ्यता जो थी, इस वैदिक सभ्यता को भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। सबसे प्राचीन सभ्यता इसे माना जाता था। परंतु हुआ क्या, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और हड़प्पा सभ्यता की जैसे ही खोज हुई तो हमें पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। तो पहले पॉइंट में हम लोग यही बताना चाहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है आज की डेट में यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसके पहले भारत की वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन हुआ करती थी, बट अब नहीं है। एक बात और छोटी सी अगर मैं रखना चाहूँ, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता को हमारे इतिहासकारों ने जो आद्य ऐतिहासिक काल था, यानी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा है। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक सुटेबल यानी सबसे प्रॉपर या मान्य टाइम पीरियड क्या था, तो इसका समय क्या था। तो नेक्स्ट हेडिंग यही से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था। हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था बेटा? देखिएगा, हमारे इतिहासकार हैं, हमारे तमाम इतिहासकारों ने अपने अलग अलग विचार रखे, मगर बेटा C14 रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति के द्वारा स्टडी करने पर यह पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, इस हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे मान्य तिथि है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 2300 BC से लेकर के बेटा 1750 BC तक है। मगर बेटा आज तक जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो वो 2500 BC से बेटा 1750 BC ही माना है। तो बेटा हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति से बेटा हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है, सर्वमान्य तिथि जो हमारे इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि 2500 BC से लेकर के 1750 BC। मगर कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो अपनी चरम सीमा पर थी, वो कहते हैं कि वो 2200 BC से लेकर के लगभग 2000 BC के में।
लगभग भारत के इतिहास में यह सभ्यता 500 सालों तक रहेगी और 500 सालों के बाद बेटा क्या होगा कि ये सभ्यता खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, हम इन सब बातों का भी जिक्र आगे करेंगे। नोट कर लिए बेटा, आगे मैं रफ करता हूँ और मैं थोड़ी सी बातें करता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण की बात करेंगे, इसके नामकरण की बात करेंगे। रफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता के कई नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को एक नहीं बेटा 2-4 नामों से जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम हैं आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहली बात तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हमारे इतिहासकार इसे हड़प्पा सभ्यता ही कहते हैं। दूसरी बात करें, कुछ इतिहासकार, कुछ क्या ज़्यादातर इतिहासकार इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं। कुछ इतिहासकार इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब होगा, अंग्रेजी में इसे बोलेंगे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, इसको बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, और एक है बेटा नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को कुछ इतिहासकार नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। आइए इसके जो अलग अलग फैक्ट हैं, अलग अलग नाम हैं, क्यों इसके अलग अलग नाम पड़े, उनका भी जिक्र कर लेते हैं, क्यों इतिहासकार ऐसी बातें रखते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बात कर लेते हैं कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों पड़ा। बेटा कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 एडी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई भारत में। और इस पुरातात्विक विभाग का रूल क्या है, भारत में किसी भी स्थान पर अगर कोई बात या किसी भी चीज़ की खुदाई वगैरह की जाती है तो उसी के बेसिस पर, यानी पुरातात्विक विभाग का रूल ही है, उसके रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले खोदे गए प्लेस के स्थान के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो बेटा 1921 में हड़प्पा नाम के स्थान पर सबसे पहले खोज की गई, यही रीज़न था कि पुरातात्विक विभाग ने इसे हड़प्पा सभ्यता कहा है। दूसरी बात करें, इसका नाम सिंधु नदी घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा। दूसरी बात है, जब शुरुआती दौर में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी तो अधिकांश मिलने वाले जो प्लेसेस थे, अधिकांश प्लेसेस इस सिंधु नदी के घाट, सिंधु नदी के तट पर पाए गए। यही रीज़न था कि इसे हमारे इतिहासकारों ने सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता कहा है। परंतु जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती चली गई तो पता चला भारत के मैक्सिमम प्लेसेस इस सिंधु नदी पर के तट पर न होकर के भारत की तमाम नदियों पर पाए गए। इसलिए हमारे इतिहासकारों का आज की डेट में कहना भी है कि बेटा इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहना एक गलत बात होगी। बेटा तीसरी बात है कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। बेटा मैंने आपको बताया था कि जो 2500 BC के आसपास, यानी 3000 BC से लेकर के 2000 BC के आसपास इन लोगों ने क्या किया था बेटा, कि ऐसे हम बात कर ले कि भारत के इतिहास में तांबे की खोज हो गई और इन लोगों ने क्या किया कि कॉपर को टिन के साथ में मिला दिया और कॉपर के साथ में टिन को मिलाया और टिन को मिलाया तो 1:2 में मिलाया और एक नई धातु को बनाया जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज, यानी कि कांसा। यानी हम कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये क्या थे, ये कॉपर के साथ टिन को मिलाने लगे और एक नई धातु का जन्म हुआ जिसे कहते हैं कांसा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, के लोग बड़ी मात्रा में कांसा का प्रयोग करते थे, कांसा का प्रयोग करते थे। और यही कारण है कि बेटा हमारे इतिहासकारों ने इस हड़प्पा सभ्यता को क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा। क्या कहा है, कांस्य युगीन सभ्यता ही कहा है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा है। भाई ये बेटा 3 फैक्ट हो गए, इसका मैं जिक्र अभी बहुत डिटेल्स में करूंगा क्योंकि दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें हमें एक्सेप्शंस के साथ पढ़ाना पड़ता है। तो आइए बेटा हड़प्पा सभ्यता के बारे में नोट कर देते हैं। हमारी पुरातात्विक विभाग के द्वारा, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पुरातात्विक विभाग के द्वारा, पुरातात्विक विभाग के द्वारा
सबसे पहले हड़प्पा नाम के स्थान पर खुदाई की गई और इस सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली इसीलिए बेटा इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। दूसरी बात करें बेटा, अगर हम सिंधु नदी घाटी की बात करें तो बेटा हमारे इतिहासकारों का मानना है कि शुरुआती दौर में जो मैक्सिमम प्लेस थे वो सिंधु नदी के तट पर पाए गए। यानी शुरुआती दौर में जब खुदाई हो रही थी तो खुदाई के शुरुआती दौर में अधिकांश स्थान सिंधु नदी के तट पर पाए गए। यही रीजन था इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहा गया। सिंधु नदी घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन घाटी की सभ्यता कहा गया। परंतु बेटा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, परंतु जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती चली गई तो पता चला मैक्सिमम प्लेसेस यानी इस सिंधु नदी पर ही नहीं, यानी बहुत से प्लेसेस सिंधु नदी पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पाए गए। तो ये है बेटा नामकरण की बात। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि पुरातात्विक विभाग के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा नाम के स्थान पर खोज की गई, उसी से हमें जानकारी मिली, उसी के बेस पर कहा। दूसरी, शुरुआती दौर में मैक्सिमम प्लेस सिंधु नदी के तट पर पाए गए, इसलिए इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहा गया। मगर आज की डेट में ये कहना इतिहासकार सही नहीं मानते, क्योंकि भारत में ऐसे तमाम प्लेसेस हैं जो इस सिंधु नदी से हटकर अन्य स्थानों पर भी पाए गए। और इसे कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहते हैं? कहा जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, इन्होंने कॉपर के साथ टिन को मिला लिया था, और कॉपर को टिन के साथ जब मिलाया तो मिलाने के बाद एक और नई धातु को प्रोड्यूस किया जिसे कांसा कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बड़ी मात्रा में कांसे का प्रयोग करते थे, इसलिए बेटा इसे कांस्य युगीन या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा गया। और चौथी बात की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को नगरी सभ्यता क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। अपने चौथे पॉइंट पर बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को एक नगरी सभ्यता क्यों कहा जाता है। और मैंने पहला पॉइंट यही बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है सबसे प्राचीन सभ्यता होने के साथ साथ भारत की नगरीय सभ्यता भी तो है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाले नगरीय सभ्यता, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद बेटा हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं और आइए जानते हैं नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है। नगर योजना या नगरीय सभ्यता। बेटा देखिए, नगरीय सभ्यता के कहने के पीछे तमाम रीजन है। बेटा सबसे पहली बात है, कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने या दुनिया में इसके पैरेलल जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसके पहले सुमेरियन सभ्यता भी हो रही थी, ऐसी तमाम सभ्यताएं मिलती हैं, चीन की सभ्यता देखने को मिलती है। तो बेटा दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं या कल्चर थे, उन कल्चर की स्टडी करने के बाद हमें यही पता चलता है कि बेटा जितना साफ सफाई और स्वास्थ्य को लेकर के, यानी साफ सफाई और स्वास्थ्य को लेकर के हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने जितना जोर दिया था, दुनिया की किसी दूसरी सभ्यता ने इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया। यही रीज़न है कि बेटा इन्हीं आधारों पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया की यानी इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी अन्य जितनी भी सभ्यताएं थीं, उन लोगों ने साफ सफाई को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के इतनी ज़्यादा किसी के बारे में या इसकी जानकारी नहीं मिलती,
या इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने दिया था। यही रीज़न है कि हड़प्पा सभ्यता को आज की डेट में एक नगरीय सभ्यता कहा जाता है। मैं इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ाता हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है नगर नियोजन या नगरीय सभ्यता। नगर नियोजन, नगर योजना या फिर नगरीय सभ्यता, दोनों हेडिंग डाल सकते हो। नगर योजना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नगर योजना बेटा कहा जाता है कि जो हड़प्पा, बेटा देखिए हड़प्पा सभ्यता पर यानी कई प्लेसेस हमको मिले हैं। एक हड़प्पा की बात कर ले बेटा, दूसरा मोहनजोदड़ो की बात कर ले, कालीबंगा की बात कर ले, लोथल की बात कर ले, सॉरी सुरकोटदा की बात कर ले। ये वो प्लेसेस हैं जहाँ से हम अपनी बात को रखेंगे। इतिहास कहता है कि जो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, यहाँ पर लगभग एक समान सारी चीज़ें मिलती हैं और इस तरीके से मिलती हैं। जो नगर था वो नगर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो बेटा शहर के यानी इस शहर के ईस्ट हिस्से में था और एक वेस्ट में था, यानी एक पूर्व में था और एक पश्चिम में था। जो हिस्सा पश्चिम में था वो शहर के ऊंचे हिस्से पे बनाया गया या एक बेस नीचे बनाया गया और बेस के ऊपर शहर को बसाया गया, और बेटा जो ईस्ट में था उसको शहर के निचले स्तर पर रखा गया। इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो था, कालीबंगा में था, इनमें सामाजिक विभाजन नहीं रहा होगा। लोग इनमें सामाजिक विभाजन था। लोग अलग अलग रहते थे। कैसे रहते थे आइए जिक्र करते हैं, चीज़ों की बात को रखते हैं। यानी हड़प्पा है और बेटा मोहनजोदड़ो था और कालीबंगा है। ये वो प्लेसेस हैं जहां पर बेटा क्या था, नगरों में समानता थी। और भी कई नगर थे, आदि नगरों में समानता थी। क्या समानता थी आइए एक एक बात को समझते हैं और जानते हैं। बेटा देखिए जो शहर था वो दो बस्तियों में बटा हुआ था। इस तरीके से शहर को दो बस्तियों में बांटा गया और ये शहर का पूर्वी हिस्सा था और ये शहर का क्या था, पश्चिमी हिस्सा था। और जो पश्चिमी हिस्सा था इसे शहर की ऊंचाई पर बनाया गया था, यानी ऊंचाई पर बनाया गया था। इसमें ऊंचाई पर बनाने का मतलब है पहले नीचे एक बेस को तैयार किया गया और उसके ऊपर शहर को बसाया गया और यह शहर के निचले हिस्से पे था। शहर के क्या था, निचले हिस्से पर था। अब बेटा देखिए एक ही शहर हड़प्पा, एक ही शहर मोहनजोदड़ो, एक ही शहर कालीबंगा, मगर दो तरीके की बस्तियां पाई जा रही। कैसी बस्तियां, एक वो बस्ती है जो शहर के ऊंचे हिस्से पर बनी है और एक वो बस्ती है जो शहर के नीचे हिस्से पर बनी है। मगर इन बस्तियों को कवर करने के लिए चारों तरफ चहारदीवारी बनाई गई थी। चहारदीवारी इन दोनों पर मिलती है। मगर बेटा इससे पता क्या चलता है, पता चलता है कि जो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, इनमें सामाजिक विभाजन था। लोग बटे हुए थे। टुडे अगर हम आज की बात करें वैदिक सभ्यता के अकॉर्डिंग, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, बेटा हमारे समाज में मेन चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हीं चार वर्णों का जिक्र आता है। यहाँ पर भी बेटा इस तरीके से कहते हैं कि सामाजिक डिवीजन था, समाज में सामाजिक विभाजन था, परंतु नेचर का पता नहीं। लोग कैसे बटे हुए थे इस बात की कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। और इन फ्यूचर हो सकता है ये हमें पता भी चले जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को, उसकी लिपि को पढ़ पाए। हो सकता है ये सारे फैक्ट और खुल करके आए और प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें कुछ और फैक्ट मिले। मगर बेटा अभी हमें सिर्फ और सिर्फ जो खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो खुदाई की गई, जो हमें फॉसिल्स मिले, जो अवशेष मिले, उन अवशेषों के बेसर के आधार पर ही हमारे इतिहासकारों के ये अनुमान है, एग्जैक्ट फैक्ट नहीं, अनुमान है कि ऐसा रहा होगा, ऐसा चीजें हुई होंगी। तो उन्हीं के बेसिस पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर सामाजिक विभाजन था, परंतु नेचर का पता नहीं। हम फाइनली लिखेंगे ये वो बस्तियां हैं जहाँ पर क्या था, सामाजिक विभाजन था। क्या था बेटा, सामाजिक विभाजन था। यहाँ पर क्या था, सामाजिक विभाजन था, परंतु नेचर का पता नहीं था। नेचर का पता नहीं, इसका क्या मतलब समझोगे, नेचर का पता नहीं मीन्स कहने का मतलब समाज किस तरीके से इस समय बटा हुआ था, सोसाइटी कैसे रह रही थी, इस चीज की जानकारी नहीं मिलती। हमारे इतिहासकारों का एक और अनुमान है, कहा जाता है कि हो सकता है यहाँ पर राजा रहता हो
उच्च अधिकारी रहते हो, पुरोहित वर्ग रहता हो, और हो सकता है यहाँ पर आम प्रजा रहती हो, जनता रहती हो। ये अनुमान हमारे इतिहासकारों के द्वारा हैं। मगर बेटा जब हम दो और इसके अपवाद के रूप में बात करेंगे तो एक प्लेस मिलता है लोथल, जो कि गुजरात में पाया गया। एक प्लेस पढ़ते हैं सुरकोटदा। ये दो प्लेसेस यानी अपवाद के रूप में हम पढ़ेंगे लोथल और सुरकोटदा। दो ऐसे प्लेसेस थे जहां पर क्या था कि बस्तियां नहीं पाई गई, जहां पर दो बस्तियां नहीं, यानी स्पेशली लोथल की बात कर ले कि लोथल में दो बस्तियां नहीं पाई गई, सिर्फ और सिर्फ एक ही बस्ती मिलती है। इससे पता चलता है कि जो लोथल था वहां पर बेटा क्या था, लोथल था वहां पर क्या था कि सामाजिक विभाजन नहीं था, सामाजिक विभाजन देखने को नहीं मिलता। और बेटा जो एक बस्ती मिली, यानी हम बात करें इसके अपवाद के रूप में, अपवाद की बात करें तो अपवाद में है लोथल और सुरकोटदा, यानी लोथल और सुरकोटदा। बहुत मन से पढ़ना बेटा। और एक बात मैंने फिर रखी थी बेटा, हमारे अब तक जितने भी वीडियो आए हैं YouTube पर, हर वीडियो में मैंने यही बात बताने की कोशिश की है कि इतिहास को रटना नहीं है, इतिहास को सिर्फ और सिर्फ समझना है और उसके बारे में जानना है। तो लोथल और सुरकोटदा में दो बस्तियां नहीं मिली। पहली बात यहाँ क्या है, दो बस्तियां नहीं मिली। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये हमारे इतिहासकारों का अनुमान है कि यहाँ पर जो सामाजिक विभाजन था वो नहीं था। यानी जब सामाजिक विभाजन नहीं था, यानी बंटवारा नहीं था, यहाँ पर एक ही बस्ती मिली और वो जो बस्ती थी चारों तरफ चहार दीवारी से घिरी हुई थी। यानी ये बस्ती भी चहार दीवारी से घिरी है, ये बस्तियां भी चहार दीवारी से घिरी हुई थी। चहार दीवारी से क्यों घिरी थी? हो सकता है बेटा उन लोगों को ऐसे डर रहते हो कि बेटा कहीं कोई इंसान या किसी दूसरे राज्य के द्वारा कोई अटैक न कर दिया जाए, ऐसी राह होंगी। और बेटा एक प्लेस मिलता है चनहूदड़ो, एक प्लेस क्या मिलता है, चनहूदड़ो। और इस चनहूदड़ो में जो बस्ती मिली है, इस बस्ती में क्या था बेटा, ये बस्ती चहार दीवारी से घिरी हुई नहीं थी। फेंसिंग वॉल, चहार दीवारी से घिरी नहीं थी। तो पहला पॉइंट यही है कि बेटा यहाँ पर सामाजिक विभाजन देखने को मिलेगा। ये दो तीन प्लेस ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको चहार दीवारी या सामाजिक विभाजन देखने को नहीं मिलता। मैं रफ कर रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। कहा जाता है कि जो नगरीय योजना के तहत जो घर बने हुए थे, जो घरों के दरवाजे व खिड़कियां थी, ये जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, ये वे प्लेसेस है जहां पर घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों पर न खुल करके गलियों में खुलते थे। परंतु लोथल इसका अपवाद था। इन द सेंस कहने का मतलब हुआ कि जो लोथल था वहां पर घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों पर यानी मेन सड़कों पर खुलते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, घरों के दरवाजे व खिड़कियां। नेक्स्ट पॉइंट मैं रफ कर रहा हूं इसी में, घरों के दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़कों पर ना खुलकर, नेक्स्ट पॉइंट है घरों के दरवाजे व खिड़कियां, घरों के दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़कों पर ना खुलकर, मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। गलियों में खुलते थे, बल्कि अगर मैं लोथल की बात करूं, लोथल इसका अपवाद था। यानी कहने का मतलब है कि लोथल में कहाँ खुलते होंगे, मुख्य सड़क पर ही खुलते होंगे, परंतु लोथल इसका अपवाद था। नेक्स्ट पॉइंट है जो सड़कें थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण, समकोण का मतलब होता है राइट एंगल, समकोण पर काटती थी। जैसा कि आज बेटा अपने इंडिया के अंदर चौराहे वगैरह देखते होंगे, सारे चौराहे चौकोर यानी चार सड़कों से ही जुड़े होते, इसीलिए उन्हें चौराहा कहता जाता है। बेटा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी जल प्रबंधन की
व जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। उत्तम व्यवस्था थी यानी हम कह सकते हैं कि जल निकासी के लिए यहाँ पर पक्की नालियां बनाई गई थी। बेटा सड़कें तो कच्ची मिलती हैं, यानी सड़कों के साक्ष्य की बात करेंगे तो सड़कें तो हमें कच्ची मिलती हैं मगर नालियां पक्की मिलती हैं। तो जल प्रबंधन व जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, पक्की नालियां बनाई गई थी। और बेटा मैं अगर बात करूं तो इन सड़कों के किनारे बेटा जैसे आज मैं लखनऊ नगर निगम की बात करूं तो बेटा लखनऊ ने क्या किया है, अपनी गंदगी को कम करने के लिए नगर निगम ने क्या किया है, जगह जगह पर डस्टबिन लगवाई हैं। मगर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उस समय बेटा क्या था कि डस्टबिन लगवाए थे, यानी सड़कों के किनारे उस समय बेटा क्या था कि डस्टबिन लगवाई गई थी। उस समय डस्टबिन लगी हुई थी, डस्टबिन सड़कों के किनारे लगी हुई थी, सड़कों के किनारे लगी हुई थी। बेटा इन्हीं सब आधारों पर बेटा अगर देखा जाए तो हम इसी फैक्ट पर पहुंचते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता के कंटेम्परेरी समकालीन जितनी भी अन्य सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं ने किस पर बेटा, स्वास्थ्य पर और साफ सफाई पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने दिया। तो बेटा इसी बेसिस पर हम क्या कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है यह बेटा क्या है, एक नगरीय सभ्यता थी। तो नोट के तौर पर लिखेंगे, लिख ले बेटा, कांस्य युग की दूसरी किसी सभ्यता ने, नेक्स्ट पॉइंट है, कांस्य युग की दूसरी किसी सभ्यता ने, मैं रफ करे दे रहा हूं ताकि मैं अच्छे से और लिख सकूं, कांस्य युग की दूसरी किसी अन्य सभ्यता ने, कांस्य युग की दूसरी किसी, कांस्य युग की दूसरी किसी सभ्यता ने, किसी अन्य सभ्यता ने, किसी अन्य सभ्यता ने साफ सफाई और स्वास्थ्य पर, साफ सफाई और स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं दिया, इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने दिया, जितना कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। इसीलिए बेटा हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को जो इतिहासकार हैं एक नगरीय सभ्यता बोलते हैं। और भी तमाम बातें हैं, मैं आगे जिक्र करता रहूंगा, नगरीय सभ्यता कहते हैं। ये था चौथा पॉइंट नामकरण में कि इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, कि स्वास्थ्य सफाई और बेटा हेल्थ को लेकर के विश्व की दूसरी किसी सभ्यता ने इतना अधिक ध्यान नहीं दिया जितना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने दिया था। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा जाता है। नोट करिए, इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं थोड़ी सी और बात करूँ तो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जनक कौन थे। बेटा जैसे तमाम इतिहासकारों का मानना है कि तमाम इतिहासकारों की अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। जैसे एक इतिहासकार हैं सर जॉन मार्शल। अकॉर्डिंग टू सर जॉन मार्शल ने इन हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को सुमेरियन बताया है। कुछ और इतिहासकार हैं, जैसे एक इतिहासकार हैं मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने भी इन्हें सुमेरियन जाति का बताया है। मगर बेटा एक इतिहासकार थे जिनका नाम राखल दास बनर्जी था। राखल दास बनर्जी ने इन्हें द्रविड़ बताया है। अगर बेटा अब मैं इनके निर्माता की बात करूं तो बेटा जो सर्वमान्य फैक्ट तथ्य हैं, तो सर्वमान्य फैक्ट तथ्य यही है कि इन हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को द्रविड़ियन बताया गया है। तो लिख लें, हड़प्पन सभ्यता के जो निर्माता हैं, हड़प्पन सभ्यता के निर्माताओं को लेकर के नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। हड़प्पन सभ्यता के निर्माता कौन हैं, निर्माता को लेकर के बात कर लेते हैं।
इनके हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं को लेकर के विद्वानों में एक मत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता को लेकर कौन लोग थे? निर्माता को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। जैसे सर जॉन मार्शल, अकॉर्डिंग टू सर जॉन मार्शल कहते हैं कि यह सुमेरियन थे। एक इतिहासकार हैं मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने भी कहा कि यह सुमेरियन थे। मगर बेटा एक भारतीय इतिहासकार या पुरातात्विक डिपार्टमेंट के थे राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने इन्हें द्रविड़ कहा है। क्या कहा? द्रविड़। अगर मैं इसी फैक्ट पर बात करूं तो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मैं थोड़ी सी बात करूं, जो उपरोक्त तथ्य, इन उपरोक्त तथ्य के बेसिस पर, के आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वमान्य माना जाता है, जो सर्वमान्य निर्माता हैं, वो द्रविड़ माना जाता है। वो कौन है? वो बेटा द्रविड़ है। द्रविड़ नोट कर लो बेटा, द्रविड़ को, जितने भी द्रविड़ हैं उन द्रविड़ों को ही इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का निर्माता माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड हो चुका है 2500 बीसी से लेकर के 2750 बीसी तक, 1750 बीसी तक की का जो इसका है सर्वमान्य समय था। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। नेक्स्ट बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। बेटा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मिलता है। लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाया गया। अकॉर्डिंग टू इतिहासकार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, जो लगभग आज के भारत का लगभग 1/3 से थोड़ा बड़ा कम थी। तो नेक्स्ट हेडिंग बात करें, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। नेक्स्ट हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अगर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात की जाए तो हमारे इतिहासकारों का मानना है कि जो भारत है बेटा, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है बेटा, अगर मैं नॉर्थ में बात करूं, यानी नॉर्थ में बात करूं तो नॉर्थ में एक प्लेस मिला है मांडा, और ये मांडा प्लेस जहां पर है वो है J&K में, और यह प्लेस चेनाब नदी पर पाया गया। चेनाब नदी पर बेटा अगर हम वेस्ट में आते हैं तो बेटा ये पाकिस्तान है, ऐसे यहीं पर एक प्लेस पाया गया है, बलूचिस्तान में मिलता है सुतकांगे डोर, और यह प्लेस भी दाश्क नदी पर बसा हुआ था। सुतकांगे डोर है बेटा। साउथ में जाते हैं तो साउथ में हमें एक प्लेस मिलता है भगत राव, ये ताप्ती नदी पर था, ताप्ती नदी। एक और बेटा मिलता है महाराष्ट्र में, एक प्लेस मिला है दायमाबाद। बेटा थोड़ा सा नीचे हो गया बेटा, ये कर्नाटका पहुंच जाएगा तो आप कर्नाटका मत समझना, दायमाबाद। और ये दायमाबाद जहाँ है वह प्लेस है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में। और बेटा अगर मैं नॉर्थ की बात कर लूँ तो नॉर्थ में एक यहीं पर प्लेस मिला है आलमगीरपुर। दायमाबाद जिस नदी पर था वो था बेटा गोदावरी नदी पर था, गोदावरी नदी पर बसा हुआ था, गोदावरी नदी। आलमगीरपुर की बात करेंगे, आलमगीरपुर की जो लोकेशन है वो पड़ती है उत्तर प्रदेश का मेरठ
और जिस नदी पर मिलता है वो नदी थी हिंडन नदी। अब देखिए बेटा, नॉर्थ में मांडा, जम्मू कश्मीर में चेनाब में मिला, वेस्ट में जाएंगे एक प्लेस बलूचिस्तान में मिला सुतकांगे डोर जो दास नदी पर बसा था। नॉर्थ में बेटा सॉरी ईस्ट वेस्ट यानी ईस्ट में आलमगीरपुर मिला जो मेरठ में मिला है, हिंडन नदी पर बसा हुआ था। साउथ में यानी सबसे साउदर्न जो शहर मिला है वो है दायमाबाद, महाराष्ट्र में है। और बेटा कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है लगभग एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में, एक त्रिभुज के रूप में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट चारों ही दिशाओं में था। यानी हम यहाँ पर एक पॉइंट को लिख दें कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार नॉर्थ टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट चारों दिशाओं में था। और लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या था, इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार एक त्रिभुजाकार यानी आकृति के रूप में फैला हुआ, आकृति में। इस तरीके से मैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार एक त्रिभुज के रूप में मिलता है। चलिए बेटा, आज की क्लास के लिए, आज के लेक्चर के लिए हम लोग अपनी इतनी ही बात को रखते हैं। अगर हमारी कोई भी बात आप लोगों को समझ में ना आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो लगे कि आपके प्रति एक लाभप्रद वीडियो है, आपको आने वाले एग्ज़ाम में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। नमस्ते, आज के लिए इतना ही।